तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। इस वीडियो में बहुविकल्पीय के भी प्रश्न देखने को मिलेगा आपको, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय एंड दीर्घ उत्तरीय का भी। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 100% इन प्रश्नों को आपको तैयार करके ही 2022 बोर्ड एग्जाम में पहुँचना है। ठीक है, तो चलिए, अभी तक चैनल पर नए हैं, अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर वीडियोस आपको हर एक सब्जेक्ट के हमारे चैनल पर मिलता है। तो पहला प्रश्न जैसा कि देख पा रहे हैं, पहले बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे और मैं ही नहीं, आपको भी उत्तर बताना है कमेंट के माध्यम से। जैसा कि पहला प्रश्न देख पा रहे हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। जो ये प्रश्न आप देख रहे हैं, यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। हर साल यह प्रश्न देखने को मिलता है कि मनुष्य में जो दूध के दांतों की संख्या होती है वो कितनी होती है। ठीक है, और ऐसे भी आप लोगों को याद होना चाहिए, 20 की 24 की 28 की 32, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इन्हीं चार ऑप्शनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही होगा, तो आपको बताना है। कमेंट के माध्यम से जरूर से बताइए कि कौन सा एग्जैक्ट आंसर सही होगा कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, होती है 20। कितनी? 20। आई होप आपने भी 20 ही दिया होगा। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है। ठीक है, यह प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा 2022 बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दूसरा भी प्रश्न है कि फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। कह रहा है कि जो फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है, प्योर ब्लड आता है, वो कहाँ से आता है? बाएं अलिंद में कि दाएं अलिंद में, बाएं नीले में कि दाएं नीले में। ठीक है, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, बताना है आप लोगों को कि फेफड़े से शुद्ध रक्त आता है बाएं अलिंद में, दाएं अलिंद में, बाएं नीले में, दाएं नीले में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। तो जैसे पहले मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग पहले बता लीजिए क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि फेफड़े से शुद्ध रक्त आता है कहाँ? बाएं अलिंद में। कहाँ? बाएं अलिंद में आता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि केवल जल में घुलनशील होता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि केवल जल में कौन सा घुलनशील विटामिन होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के कि विटामिन सी? बताइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केवल जल में घुलनशील होता है, कौन सा विटामिन केवल जल में होता है? तो विटामिन सी होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी जो है वह जल में घुलनशील है। ठीक है, इसको जरूर से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और 2022 बोर्ड एग्जाम में भी आने का बहुत ही ज़्यादा चांसेज है इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। कह रहा है कि पादप में जो जाइलम है, जाइलम वो उत्तरदायी है जल का वहन में कि भोजन के वहन में कि अमीनो अम्ल के वहन में कि ऑक्सीजन के वहन में? बताइए। जो पौधे में जो जाइलम होता है वो किस लिए उत्तरदायी होता है? जल के वहन में होता है कि भोजन के वहन में कि अमीनो अम्ल के वहन में कि ऑक्सीजन के वहन में उत्तरदायी होता है? आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर हो जाएगा कि जल के वहन में। किसके? जल के वहन में जाइलम जो होता है पादप में, वो उत्तरदायी होता है। तो जल का वहन में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। चलिए बताइए, जो द्वार कोशिकाएं होती हैं पाई जाती हैं, जड़ों में पाई जाती हैं कि रंध्रों में पाई जाती हैं कि वात रंध्रों में कि उपयुक्त सभी में? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए कि जो द्वार कोशिकाएं होती हैं, द्वार कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? ठीक है, आपको बताना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है ये। ठीक है, और इस बार भी आने का बहुत ही ज़्यादा चांस है इसका। तो बताइए, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रंध्रों में। द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं कहाँ? रंध्रों में पाई जाती हैं। पांचवें का बी। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रुधिर के कितने समूह होते हैं? तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप लोग कि रुधिर के कितने समूह होते हैं? 6 कि 2 कि 4 कि 8? बताइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताना है आप लोगों कि रुधिर के कितने समूह होते हैं। तो चलिए बताइए क्या होता है। तो सबको मालूम है कि कितने होते हैं? 4। एक आपका ए ग्रुप, एक आपका बी ग्रुप, एक आपका AB ग्रुप, एक आपका O ग्रुप। ठीक है, ये तो आप लोग जानते हैं।
यही 4 समूह होते हैं रुधिर के। ठीक है, तो रुधिर के कितने समूह होते हैं? 4 होते हैं। क्लियर हो गया ना आप लोगों को? चलिए, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। मैं स्टार बना देता हूँ इन प्रश्नों पर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, प्रश्न नंबर 7वां वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7वां है कि अमीनो का यूरिया में परिवर्तन करता है। कह रहा है कि जो अमोनिया है, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है। कह रहा है कि अमोनिया यूरिया में परिवर्तित करता है। किसको? अग्नाशय में कि यकृत में कि आमाशय में कि वृक्क में? बताइए, किस में अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है? बताना है आपको। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, एग्जाम के दृष्टिकोण से तो बहुत ही ज़्यादा एमपी प्रश्न है, और इस प्रश्न को आपको तैयार कर लेना है कि अग्नाशय, यकृत, आमाशय, वृक्क। बताना है कि अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन करता है, तो वह है यकृत में। कहाँ? यकृत में अमोनिया यूरिया में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यह प्रश्न। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं, और कुछ ये तो बहुविकल्पीय प्रश्न थे। अब कुछ हम लोग महत्वपूर्ण आप लोगों के लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, जो मैं प्रश्न करा रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा एमपी प्रश्न है। देखिए, प्रश्न नंबर 8वां कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक विभिन्न घटकों का नाम लिखिए। देखिए, प्रश्न बहुत ही ज़्यादा एमपी है। देखिए, 2013 में, 14 में, 15 में, 17 में, 18 में, 20 में। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक विभिन्न घटकों के नाम लिखिए। मैं बताऊंगा आप लोगों को कि प्रकाश संश्लेषण एग्जैक्ट होता क्या है। ठीक है, देखिए, उत्तर के माध्यम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण वह उपचायक क्रिया है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण ना उपचायक क्रिया है, जिसके द्वारा अकार्बनिक सरल यौगिकों, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाशीय ऊर्जा के द्वारा कार्बोहाइड्रेट के रूप में बदल दिया जाता है। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण उपचायक क्रिया है, और उसको देखिए, जो उसके यौगिक हैं, जल, जैसे जल हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, उसको प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश की ऊर्जा के द्वारा किस में बदल दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में बदल दिया जाता है। और प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग हम कहाँ? पर्णहरित की उपस्थिति में किया करते हैं। ठीक है, मतलब कि जो प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग होता है ना, वो पर्णहरित की उपस्थिति में किया जाता है, तथा इसमें ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में निकलता है। ठीक है, तो देखिए, बहुत ही ज़्यादा सिंपल भाषा में आपने समझ लिया कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। सबसे पहले पॉइंट ये याद करना है कि प्रकाश संश्लेषण उपचायक क्रिया है, और इसके द्वारा अकार्बनिक जो सरल यौगिक हैं, जैसे जल हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, वह क्या करता है कि प्रकाशीय ऊर्जा की उपस्थिति में उसको किस में बदल देता है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में बदल देता है। और प्रकाशीय ऊर्जा का जो उपयोग होता है ना, वो पर्णहरित की उपस्थिति में किया जाता है, और इसमें ऑक्सीजन जो होता है वो उप उत्पाद के रूप में क्या होता है? बाहर निकल जाता है। रिएक्शन के माध्यम से भी समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपका जल है। देखिए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसको गर्म कर रहा है, और पर्णहरित की उपस्थिति में अब देखिए यहाँ बना दिया, ग्लूकोज बना दिया, C6H12O6 ग्लूकोज बना दिया, पानी बना दिया, और ऑक्सीजन के रूप में देखिए बाहर निकल रहा है। तो वही कह रहा है, ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में बाहर निकलता है। देखिए, बाहर निकल रहा है ना ऑक्सीजन, ये जल बना दिया, ग्लूकोज बना दिया। ठीक है, तो देखिए, यही प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की, कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, पर्णहरित की उपस्थिति में उसको किस में चेंज कर देता है? ग्लूकोज में तथा जल में, और ऑक्सीजन जो होता है वो उप उत्पाद के रूप में बाहर निकल जाता है। यही तो क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, और कुछ नहीं। और प्रकाश संश्लेषण के विभिन्न घटक भी पूछा था ना, तब विभिन्न घटक भी लिख लेते हैं कि कौन कौन से घटक आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण होने के लिए। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न पदार्थ अति आवश्यक हैं। देखिए, पहला, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, तभी तो प्रकाश संश्लेषण होगा भाई। कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, जल होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, जो कि क्लोरोफिल उन्हीं पत्तियों से मिलता है। ठीक है, किसी भी पादप की पत्तियों से क्लोरोफिल मिलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल। सूर्य का प्रकाश से तो भाई वो अपना संयोग करके ग्लूकोज और जल और ऑक्सीजन के रूप में तो बनाएगा। तो यही आपके घटक हैं, विभिन्न घटक। ये घटक नहीं रहेंगे तो आपका प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। तो देखिए, आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देख पा रहे हैं 13 में, 14 में, 15 में, 17 में, 18 में और 20 में भी पूछा गया प्रश्न। ठीक है, चलिए, अब जो मैं प्रश्न बात कर रहा हूँ, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा मोस्ट आईएमपी है। इसको तो आपको देखिए, वो वाले प्रश्न को ये वाले प्रश्न देखिए, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। देख सकते हैं जैसा कि श्वसन को परिभाषित कीजिए। प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि श्वसन को परिभाषित कीजिए। चलिए देखते हैं कि श्वसन को कैसे हम डिफाइन करते हैं। कि श्वसन वह क्रिया है, देखिए, जो हम लोग श्वसन सांस लेते हैं, श्वसन वह क्रिया है जिसमें कोशिका के अंदर कार्बनिक यौगिकों
प्राय ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। देखिए जब भी हम श्वसन सांस लेते हैं तो उसमें हमेशा क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब भी हम सांस लेते हैं, जब भी हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में, और इस क्रिया में क्या उत्पन्न होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा उत्पन्न होती है। और इस ऊर्जा को विशेष एटीपी अणुओं में क्या कर देते हैं, हम विभवीय ऊर्जा के रूप में क्या करते हैं, संचित किया जाता है उसको फिर हम किस में चेंज कर देते हैं, एटीपी अणुओं में क्या कर देते हैं, विभक्त कर कर एक ऊर्जा के रूप में क्या कर देते हैं, उसको संचित कर लिया देते हैं। जैसे में देख पा रहे हैं रिएक्शन में ये ग्लूकोज है, ये और ऑक्सीजन, जो देखिए ऑक्सीजन और ग्लूकोज रिएक्शन करके ऑक्सीजन एक तो प्राप्त हो रहा है, एक जल प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और भी कितना 373 किलो कैलोरी यहाँ पे ऊर्जा प्राप्त हो रही है, 673 किलो कैलोरी ऊर्जा भी प्राप्त हो रही है हमको जब हम लोग सांस लेते हैं। तो देखिए ये कंडीशन है कि श्वसन को परिभाषित कीजिए। तो पूरा डिटेल हमने लिख दिया है कि श्वसन वह क्रिया है जिसमें कोशिका के अंदर कार्बनिक यौगिक ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्या ऊर्जा उत्पन्न निकलती है और इस ऊर्जा को विशेष एटीपी अणुओं से विभक्त कर कर एक ऊर्जा के रूप में क्या कर देते हैं, संचित कर देते हैं। यही आपका श्वसन है। देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब कुछ हमने अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया, बता भी दिया आप लोगों को, रिएक्शन के माध्यम से भी समझ पा रहे हैं। देखिए पूरा स्पष्ट लिखा हुआ है और ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से तैयार कर लीजिएगा। तो इसके बाद तब नेक्स्ट प्रश्न आता है और ये प्रश्न तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब जो प्रश्न आपको बता रहा हूँ ये प्रश्न एकदम निश्चित है 2022 बोर्ड एग्जाम में देखने को आपको ज़रूर से मिलेगा और इसको पहले आपको तैयार करके ही जाना है बोर्ड एग्जाम में। पहला देख लीजिए प्रश्न नंबर 10वां, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रुधिर और लसिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए प्रश्न बहुत बार आ चुका है एग्जाम में कि रुधिर और लसिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर में लिखना आपको रुधिर और लसिका में अंतर, एक साइड रुधिर जिसे ब्लड कहते हैं, लसिका जिसे लाइफ कहते हैं, ठीक है। तो एक और रुधिर एक और लसिका आपको लिखना है। देखिए रुधिर में पहला पॉइंट आपको लिखना है कि यह गहरे लाल रंग का तरल संयोजी उत्तक है। जो रुधिर का रंग होता है वो गहरे लाल रंग का होता है, लेकिन लसिका जो होता है यह रंगहीन तरल संयोजी उत्तक है। यह किस कलर का होता है, रंगहीन होता है लसिका, और रुधिर क्या होता है, गहरे लाल रंग का होता है। तो पहला अंतर तो ऐसे ही स्पष्ट हो गया उसके रंग को लेकर। दूसरा देखिए रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं जिनमें हीमोग्लोबिन होता है। देखिए भाई रुधिर गहरे लाल रंग का होता है तो उसमें लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं और जिनमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन होता है। उसमें जो रुधिर लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं ना, उन कणिकाओं में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। और लसिका में क्या होता है कि लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। भाई इसमें लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं तो उसमें नहीं पाई जाती हैं। दो अंतर तो ऐसे ही स्पष्ट हो गया, ठीक है। चलिए एक तो कलर को लेकर, एक बार लाल रुधिर कणिकाओं को लेकर दो अंतर हो गया। तीसरा अंतर कि रुधिर में प्रोटीन्स अधिक मात्रा में पाई जाती है। देखिए जो रुधिर होता है ना, रुधिर में प्रोटीन्स की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, लेकिन लसिका में प्रोटीन्स अपेक्षाकृत कम मात्रा में पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि लसिका में प्रोटीन नहीं पाया जाती है, लसिका में पाया जाता है, लेकिन भाई किसके अपेक्षा, रुधिर की अपेक्षा कम प्रोटीन पाया जाता है किसमें, लसिका में, लेकिन रुधिर में तो अत्यधिक प्रोटीन पाया जाता है। क्लियर हो गया, यहाँ पे अंतर स्पष्ट हो गया आप लोगों को। चलिए चौथा अंतर देखिए, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा वज्र पदार्थ कम मात्रा में होते हैं। देखिए रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन भाई वही लसिका में कार्बन डाइऑक्साइड तथा वज्र पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वज्र पदार्थ क्या होते हैं, कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन लसिका में ज़्यादा पाया जाता है। तो एक अंतर यहाँ से स्पष्ट हो गया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 4 अंतर, 1 अंतर और 5 अंतर टोटल देते हैं यहाँ पे। 5वां अंतर है कि इसमें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाई जाती है। देखिए रुधिर में ऑक्सीजन तो पाया जाएगा, ठीक है, रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है और लसिका में इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, बात खत्म। तो यहाँ आपने देखा कि 5 हमने अंतर स्पष्ट कर दिया। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको तैयार कर लेना है आप लोगों को। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। प्रश्न नंबर क्या था, 10वां था, ठीक है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन सारे प्रश्नों को आपको तैयार करके ही 2022 बोर्ड एग्जाम में पहुंचना है। क्लियर हो गया ना प्रश्न नंबर 10वां। चलिए अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 11 की तरफ, और प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि धमनी तथा सीरा को परिभाषित कीजिए। देखिए प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि धमनी तथा सीरा को परिभाषित कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि धमनी क्या होता है, सीरा क्या होता है, ठीक है। तो रुधिर परिसंचरण के लिए हृदय एक पंप के समान कार्य करके
जिन वाहिनियों में रुधिर को भेजता है उन्हें धमनियां कहते हैं। देखिए जो हमारा हृदय होता है ना, हृदय का चित्र देखें, जब यह परिसंचरण करके हृदय जब पंप करता है ना, तब पंप करता है तो वह क्या, उसमें से क्या होता है कि रुधिर बहता है। जब इस तरफ पंप करेगा तो इसमें से रुधिर बहता है और वह रुधिर को जिन वाहिनियों में भेज देता है उन्हीं वाहिनियों को धमनियां कहते हैं, क्योंकि हृदय पंपिंग करके रुधिर को धमनियां में ही भेजता है। तो वही बात तो लिखा गया है कि रुधिर परिसंचरण के लिए हृदय एक पंप के समान कार्य करके जिन वाहिनियों में रुधिर को क्या कर देता है, भेज देता है, उन्हें ही धमनियां कहते हैं। धमनियां ऊतकों में पहुंचकर कोशिकाओं में बट जाती है। जो ये धमनियां होती हैं जिनमें हृदय ब्लड को पहुंचाता है, वह धमनियां ऊतकों में पहुंचकर किस में बट जाती हैं, कोशिकाओं में बट जाती हैं, तथा बाद में वही कोशिकाओं में बढ़ जाती हैं, वही बाद में एकत्रित होकर शिराओं का निर्माण कर लेती हैं, जिन्हें हम शिराएं कहते हैं। शिराएं रुधिर को वापस हृदय में लाती हैं। जो शिराएं होता है फिर रुधिर को वापस हृदय में लाता है। पूरा का पूरा आपको कंडीशन समझ में आ गया। मैं आपको एक रफ के माध्यम से बताना चाहूँगा। जैसे में मान लीजिए कि हमारा हृदय है, ये हृदय हमारा पंप कर रहा है, तो यह पंप कर रहा है तो यहाँ से ब्लड जो निकल के जिन कोशिकाओं में जाएगा, जिन वाहिनियों में जाएगा, इन्हीं वाहिनियों को हम कहते हैं क्या, धमनी। हम क्या कहते हैं, धमनी। अब धमनी क्या करेगा कि कोशिकाओं में पहुंचकर और कोशिकाओं में पहुंचकर किसमें विखंडित हो जाता है, यहाँ पे धमनियाँ ऊतकों में पहुंचकर, देखिए ये धमनियाँ जो हैं, धमनियाँ कहाँ पहुँच के, ऊतकों में पहुंचकर कोशिकाओं में विभक्त हो जाती हैं और बाद में यही एकत्रित होकर शिराओं का निर्माण करती हैं। शिराएं रुधिर को वापस में हृदय में लाती हैं। तो मतलब पूरा का पूरा कंडीशन यही है भाई। आपको समझ में आ गया होगा एकदम अच्छे तरीके से कि जब हृदय पंप करता है तो जिन वाहिनियों में रुधिर को भेजता है वही वाहिनियाँ धमनियाँ कहलाती हैं। धमनियाँ ऊतकों में पहुँचकर कोशिकाओं में बट जाती हैं और बाद में यही कोशिकाओं में जो बटी होती हैं एकत्रित होकर शिराओं का निर्माण करती हैं और यह शिरा क्या करता है, पुनः रुधिर को कहाँ ला देता है, हृदय में ला देता है। बस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। प्रश्न नंबर 11 इतना अच्छे से आपको कोई एक्सप्लेन करके नहीं समझाएगा, हमने सारी चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझा दिया और आप लिख भी देंगे एग्जाम में। चलिए प्रश्न नंबर 12 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रश्न नंबर 12 ये कह रहा है कि पूर्ण रुद्र भवन का क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित समझाइए। देखिए भाई ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पूर्ण रुद्र भवन का क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित समझाइए। चलिए देखते हैं पूर्ण रुद्र भवन क्या होता है। एग्जाम में तो भाई बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका था पूर्ण रुद्र भवन। देखिए पूर्ण रुद्र भवन क्या है, जैसे में स्पंज हुआ, हाइड्रा हुआ, ये जो जीव होते हैं इनको 2 या 2 से अधिक भागों में काटने पर प्रत्येक भाग अपनी कमियों को पूरा करके एक पूर्ण जीव बना लेता है। देखिए क्या कहना चाह रहा है कि पूर्ण रुद्र भवन उसे कहते हैं, जैसे स्पंज और हाइड्रा ये छोटे छोटे जीव होते हैं, उसको अगर 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में भी काट देंगे ना तो उसमें जो भी कमी रहेगी उसको पूरा करके पुनः एक जीव का निर्माण कर लेता है। समझ रहे हैं, वही पूर्ण रुद्र भवन कहलाता है। तो वही चीज़ है, कमियों को पूरा करके एक पूर्ण जीव बना लेता है। इसी प्रकार केचुआ, सितारा मछली आदि भी शरीर का अधिकांश भाग दोबारा बना लेते हैं। जो केचुआ होता है, देखिए केचुआ देखे होंगे आप लोग, सितारा मछली भी, अगर उनका आधा कुछ भी भाग कट जा रहा है ना तो पुनः उस भाग को बना लेंगे, बना के पूरा कर लेंगे उनको, ठीक है। लेकिन हाइड्रा की 1 से अधिक जातियों के कटे हुए शरीर आपस में जोड़े जा सकते हैं। कह रहा है कि हाइड्रा के जो छोटे छोटे, अगर हाइड्रा एक जीव है उसको कई टुकड़ों में काट दें तो वो पूरा का पूरा टुकड़ा ये पुनः एक जीव निर्धारित कर लेगा, सब में जान आ जाएगी, ठीक है। वो कह रहा है इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, रोपण कहते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, रोपण कहते हैं। तो पूर्ण रुद्र भवन समझ में आ गया हम ना। पूर्ण रुद्र भवन किसे कहते हैं, पूर्ण रुद्र भवन उसे कहते हैं जैसे स्पंज और हाइड्रा हुआ, ये जो छोटे छोटे जीव हैं उनको अगर मैं कई टुकड़ों में अगर विभक्त कर दूं तो कई टुकड़ों में विभक्त होने के बाद भी अपने पूरे कमियों को पूरा कर कर एक पुनः एक जीव निर्धारित कर लेगा, ठीक है। जैसे में केचुआ भी हुआ था, सितारा मछली का भी एग्जाम्पल देखिए इसमें बताया हुआ है कि इस केचुआ और सितारा मछली भी का भाग भी अगर कुछ कट जा रहा है तो पुनः अब निर्माण कर लेगा उसको। यही निर्माण, यही गुण ही पूर्ण रुद्र भवन कहलाता है। पूर्ण रुद्र मतलब पुनः निर्माण, वही तो बात है कि अगर कोई चीज कट जा रहा है तो पुनः उसका निर्माण हो जाए, उसी को पूर्ण रुद्र भवन कहते हैं। तो यह था प्रश्न, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से कि पूर्ण रुद्र भवन किसे कहते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा कि इस वीडियो में हमने टोटल 12 महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस किया।
बहुविकल्पीय का भी प्रश्न आपने देखा और इतना मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन देखा, इसको आपको तैयार करके ही 2022 बोर्ड एग्जाम में पहुंचना है। यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड यहाँ, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ पाएँ। चलिए मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।